ये उम्मीद भी खोते हुए नजर आते हैं कि क्या उनके लिए कुछ वाकई खास होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बजट कितना खास होगा। तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जरा उनका तारुफ करवा दें। खेमचंद शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी से, आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर सीम चावला अर्थशास्त्री, नीता वाजपेयी गृहिणी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, अजय सिंघा सीए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, राजेंद्र यादव हैं अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, और मनीष कुमार सिन्हा हैं सीए, प्रोफेसर आरएम जोशी हैं वाइस चांसलर आईआईएफ से, कंचन कनौड़िया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है हमारी सहयोगी, और आनंद का भी हम रुख करेंगे। सभी का आपका बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आ जाते हैं। लोक लुभावन हो जाएगा बजट, उम्मीद है कितनी? 11 बजे का इंतजार है, टकटकी लगाकर देश इंतजार कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जैसा मेरे को उम्मीद है, और आपने कहा कि पिछले 7-8 बजट में कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें लोगों के लिए कुछ हुआ, और दूसरा ये बजट लोक लुभावन होगा या नहीं होगा। मैं कुछ चीजें अपनी पार्टी के एक्सपीरियंस के अनुसार कह सकता हूं कि इस बजट में डेफिनेटली महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी जो चारों के एम्पावरमेंट में, जो 4 पिलर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताए थे, चारों पिलरों को मजबूत करने में काम करेंगे। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर, उसको आधुनिक करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, तेजी से उसको आगे बढ़ाएंगे। कैपेक्स जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा, उसको तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन बढ़ाए जा सके, रोजगार दिए जा सकें। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले बजटों में जो काम किया, उसी की वजह से हम लोग 10वें 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बने। आज लगभग $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी हमारी है। पूरे विश्व में बड़ी बड़ी इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही है, उस स्थिति में भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। आज जो फूड इन्फ्लेशन है भारत में कंट्रोल में, जबकि पूरी दुनिया में वो अनकंट्रोल में है। 70 से 80 हजार करोड़ का अनाज जो गोडाउन में सड़ जाता था, गरीब की थाली में है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्लान करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, प्लान करने के बाद बजट करते हैं, बजट करने के बाद उसको सतत चलाने का काम करते हैं। पीएम किसान योजना, जिसमें लगभग 3,40,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुका है, ऐसी योजना को कंटिन्यूसली चलाना वो यही दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो इस तरीके की नीति है कि वहां पे कोई भी काम सतत तरीके से चलता है, कंटिन्यूटी में चलता है, ना कि टेम्परेरी तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ ये बजट विकास के आधार पर रहेगा, विकास को बढ़ावा देने वाला बजट होगा, ना कि लोक लुभावन बजट होगा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ कंचन भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। कंचन, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आज बजट को लेकर के देखिए, उम्मीदें तो लाखों लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन पूरी कितनी होंगे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी खेमचंद शर्मा जी ने भी कहा और उन्होंने जिक्र किया कि देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र हम बार बार करते हैं और 3 तक भी पहुंचने का हम जिक्र करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम को डिस्कस करना भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर बार आज निर्मला सीतारमण 7वीं बार जो है अपने कार्यकाल का मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट, और निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। सभी की निगाहें आज 11 बजे के समय पे टिकी हुई हैं कि क्या आम जनता को क्या कुछ मिलेगा। आज जब हम यहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पे मौजूद है, सुबह जब आए हमने लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो थोड़ी नाराज नजर आई मोदी सरकार से। उनका साफ तौर पर कहना था कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कमाई जो है हमारी इतनी है नहीं, तो हमारे लिए क्या कुछ होगा, हमें पूरी निराशा है। उसको देखना होगा कि 11 बजे आज हमारे लिए कोई घोषणा होती भी है या नहीं होती। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के बजट को लेकर निराशा लोगों में देखने को मिली, लेकिन जब हर प्रकार से अब 6 बार जब निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया तो आम जनता को काफी उम्मीदें थी और आस लगाई जा रही थी कि हमारी जो बात होती है 2047 की जीडीपी ग्रोथ की, लेकिन पर कैपिटा इनकम जैसे कि आपने अभी बताया कहीं ना कहीं उसमें कहीं चूक हो जाती है। अब जब देश का बजट पेश होने जा रहा है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आम जनता पर कैपिटा इनकम है उस पर अच्छा खासा फोकस किया होगा। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट में जो निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे, उसके बाद 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे। देखिए, देखने वाली बात होगी 11 बजे क्या कुछ निकल के सामने आएगा, पिटारे में क्या कुछ खास होगा। आनंद भी हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद, 11 बजे का वक्त है जब ये आम बजट आना है, जिस पे निगाहें हैं, उम्मीदों का बजट है ये, क्योंकि आस बहुत लगी हुई है। तीसरी मर्तबा सरकार और इसी के साथ साथ कंधों पर जिम्मेदारी भी। आनंद,
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उम्मीदों का बजट होगा और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा। अगर आमतौर पर बात की जाए तो उसको बजट कहते हैं और संवैधानिक तौर पर अगर कहा जाए तो उसको मनी बिल कहते हैं। इस तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देखिए, सरकार के खर्चे से लेकर आमदनी तक का रिकॉर्ड या कहें तमाम चीज़ें आज संसद में रखी जाएंगी और संसद को बताई जाएंगी। उसको लेकर जो उम्मीदें हैं जनता की तमाम सेक्टर्स में, चाहे अलग अलग बातें की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बातें की जाए, चाहे डिफेंस की बातें की जाए, चाहे हॉस्पिटैलिटी की बातें की जाए, तो तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं, तो सेक्टर्स हैं, उनको उम्मीदें हैं कि हमारे लिए क्या आएगा। क्योंकि आप ये देखिए, पीएम मोदी ने खुद 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प दिया था उसको लेकर अब जो सरकार आगे बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो PIL स्कीम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, रिबेट उसमें दी जाएगी जिससे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा की जा सके। आप पर कैपिटा इंडेक्स की जो बात कर रही थी तो उसको लेकर इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत की आबादी देखें तो कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत है, तो उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जा सके, जो हॉस्पिटैलिटी है उसको बढ़ाए। ठीक है आनंद, लौट रहे हम आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका और कंचन का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, हमारे साथ इस वक्त अजय सिंघल जी भी स्टूडियो में मौजूद है और पेशे से आप सीए हैं। अजय सिंघल जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था को लेकर कई दफा कई लोगों की तरफ से जिक्र कर दिया जाता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी जिक्र होता है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले हम 1 साल या 2 साल के अंदर हम तीसरे पायदान पर भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अगर पर कैपिटा इनकम भारत की देखी जाए तो 136वीं रैंक है। इस गैप को हम कैसे फुलफिल करें? आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का जिक्र करते हैं, 5 तक पहुंचने का जिक्र करते हैं, लेकिन एक गैप कैसे मेंटेन करें? देखिए, अभी एट प्रेजेंट जो हमारी इकोनॉमी का साइज है वो लगभग 3.6 to 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। अभी हम वर्ल्ड के अगर मैप में देखें तो 5वें स्थान पर हैं। हाँ, ये बात बहुत आपने बहुत सही कही है कि जैसे कि हमारी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं 140 करोड़ जनसंख्या होने की वजह से जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं विश्व में हम लैग कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है, इसके लिए रोज़गार की भी ज़रूरत है। इसके लिए जो इकोनॉमी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो अपना जॉब सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जब तक हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे हम अपनी पर कैपिटा इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हमने भारत को विकसित भारत बनाना है तो उससे पहले हमें कहीं ना कहीं अपने व्यक्तियों को, अपनी जनता को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है फाइनेंशियली। अगर जनता स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अच्छा इकोनॉमी के लिए काम करेगी और इकोनॉमी काम करेगी तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जहाँ से कि हम 3.6 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन या आने वाले कहते हैं 100 वर्ष जब हमारे 2047 में होने वाले हैं तो हम विश्व की 3rd अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो उससे पहले हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। देखो, जाहिर सी बात है कि उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। आदेश जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्या लगता है कितना उम्मीदों का बजट, चूंकि देश की आर्थिक सेहत की रिपोर्ट तो आपने कल देखी ही, चालू वित्त वर्ष का हम जिक्र करते हैं, GDP 6.5% है, यानी कि 7 तक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष की बात करी जाए तो 8.2 रही थी। अभी क्या उम्मीदें, क्या माने आदेश जी? देखिए पूजा जी, बजट सरकार का आईना होता है कि सरकार किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है और सरकार की प्रायोरिटी क्या है, किस दिशा में वो काम करना चाहती है। आज देश में महंगाई, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने महंगाई की चिंता जाहिर की, पर कैपिटल इनकम की चिंता जाहिर की, लेकिन बढ़ती हुई असमानता भी है। सारी धन दौलत, सारा कारोबार कुछ चंद लोगों के हाथ में जा रहा है, बाकी 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो सरकार की गलत नीति के कारण जो अपने घर परिवार के लिए राशन भी नहीं खरीद सकते, सरकार के 5 किलो राशन पे आश्रित है। तो ये जो दशा है, इस दशा के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं उस असमानता को खत्म करना होगा। चाहे देश के किसान हैं उनके लिए सोचना होगा, देश के मजदूर हैं उनके लिए सोचना होगा, देश के छात्र हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, पेपर किस तरह से लीक होते, तमाम चीजों को सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए वो गंभीर दिखती नहीं है। बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये देश के छात्रों के साथ मजाक है। तो सरकारें मजाक नहीं करती, सरकारें काम करती। देखते हैं 1 घंटे का निर्मला इंतजार सीतारमण जी ने
नहीं पूजा जी, निर्मला सीतारमण पूजा जी जी, ने दीपिका है, 2019 देखिए एंकर का चेंज हुई है बजट पेश आदेश जी। दीपिका और सुरभि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी बात आ गई है। चलिए अब जरा बढ़े आगे, जिसको कि अब पर कैपिटा इनकम की बात कही जा रही है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मनीष जी, क्या लगता है आपको, जो कि आर्थिक सलाहकार ने कल कहा, जो हमने उनको सुना कि अभी 7% की ग्रोथ रेट है, यानी कि यदि इसको बरकरार रखना है या फिर इस पे आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है 80 लाख नौकरियां नई पैदा करनी होगी। ये टास्क हो जाएगा, कैसे देखें हम? कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो सबके लिए चिंता वाली बात है, कि इसने बोला गया कि आईटी सर्विसेज में हायरिंग कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। रीजन क्या है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर से मैन पावर जाता था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना है कि जब आईटी सेक्टर से हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होना है तो हमें किस सेक्टर पर बढ़ावा देना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, लाइक माइक्रोचिप हो, या ईवी हो, या रिन्यूएबल एनर्जी हो, पावर हो, हमें कहाँ पर, क्योंकि ये तो श्योर शॉर्ट है। और आईटी में मैन पावर का इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि यूरोप और यूएसए हर जगह इकोनॉमिक खराब हो रखा है। तो जब वहाँ पर डिमांड नहीं होगा तो यहाँ से सप्लाई हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ये सोचना कि कौन सा सेक्टर पर हम ध्यान दें। अब जो इससे पहले जो सर का एक सवाल पूछा था उन्होंने कि सरकार की गलत नीतियों के कारण असमानता बहुत बढ़ते जा रही है, कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा, गरीबों के पास कम पैसा। तो मुझे सर एक सवाल का जवाब दे दिए कि ऐसा पूरे 100, 200, 300 सालों में कौन सा ऐसा साल था जिसमें अमीर और गरीब हमेशा बराबर था, 50% अमीर और 50% गरीब? इतना बता दीजिए सर, फिर मैं कुछ बात करूँगा। ये बात फैक्ट है। जो आईटी सेक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अजय सिंघल जी, आपको क्या लगता है, यदि हम अभी देखें वास्तविक विकास दर पे हम नजर दौड़ाते हैं तो कोरोना की हम बात करते हैं तो कोरोना से कम 20% ऊपर है हम। ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती के बाद भी घरेलू जो फैक्टर्स हैं उसमें निजी क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। तो इस चीज को हम कैसे देखें, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर पाए आप? तो देखिए, जब हम कोविड 2020 में जब कोविड आया था तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा ये कहते हैं आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव हुआ था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुई थी। उससे जो इन्फ्लेशन पड़ा है, आज हम करें 2020 से पहले की बात करें और आज की बात करें, भारत में इन्फ्लेशन आज भी 5% के आसपास है। 2020 से पहले यूएस में इन्फ्लेशन लगभग 0% के आसपास था या 1% के आसपास था। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 0 से लेकर 0.25% था। आज यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% से है। तो आप ही देखिए 0% से 5.5% क्यों हुआ वो? क्योंकि वो इन्फ्लेशन वर्ल्डवाइड बढ़ा है। सप्लाई बढ़ने से क्या महंगाई बढ़ी है। आज आप देख रहे हैं एक हमारा पूरा विश्व एक युद्ध की मार में देख रहा है। रसिया और यूक्रेन का एक वॉर चल रहा है, वहाँ इजराइल का वॉर चल रहा है। वहाँ पर जो रास्ते में जो शिप का आना जाना होता है वो उस पर अटैक किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई अफेक्ट हो रही है। जब सप्लाई अफेक्ट होगी तो विश्व स्तर पर उसका प्राइस बढ़ना लाजमी है। जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस का कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय जो भारत जो कहते हैं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, आज क्रूड का रेट भी $82-83 के आसपास मेंटेन है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज अगर हम भारत का उसकी वजह से हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल है कि ये 5% के आसपास घूम रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और एक सवाल है मेरा, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें दावा किया गया था, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल हम मानते भी हैं, लेकिन वहीं अगर सरकार की तरफ से देखा जाए वो दावा करते हैं कि हमने रोजगार की स्थिति बेहतर की है, लेकिन वो पूरी तरीके से नजर नहीं आती है। क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर देखा गुजरात की सिचुएशन, महाराष्ट्र की सिचुएशन, और साथ ही अगर हम रूरल एरियाज में खासतौर पे देखें तो 9.3% से ये आंकड़ा 2024 में बढ़ गया है, जो कि पहले 2011 तक ये आंकड़ा 7% तक था। अभी अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अभी कल ही मैं डाटा सुन रहा था, लगभग 3.5% के आसपास है जो लेटेस्ट डाटा जो आया हुआ है, 3 से 3.5% का। ये इससे पहले ये 4-4.5% तक आया था, तो वो कंट्रोल हो रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी जरा यहाँ पे मनीष जी। हमारे सहयोगी आनंद का रुख करेंगे हम, केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। आनंद, ओवर टू यू।
जी दीपिका, मैं आपको लेकर चलता हूं केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी से। सर, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट और उम्मीदों का बजट, क्या विशेष है इसमें? देखिए, इसमें सबको संतुलित करके ले चलने वाला बजट है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, सबको साथ लेके चलने वाला बजट है और सर्वव्यापी बजट है। अगर बजट की इसकी बात की जाए, कल सर्वे जो रखा गया, पेश किया गया, उसमें ये बताया कि दुनिया में कई जगह लड़ाइयां हो रही हैं, वैश्विक महंगाई ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जो भारत सरकार है या कहें भारत 7 लगभग जो तेजी के साथ बढ़ रहा है आगे। देखिए, आर्थिक मैनेजमेंट भारत का बहुत स्ट्रांग है और उसी का देन है कि हम 10वां नंबर से 5वां नंबर पर आए हैं और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। निश्चित रूप से आगे भी ग्रोथ करेगा। सर, पीएम ने जब पहली बार सरकार बनी और पहला फैसला लिया था किसान सम्मान निधि, जो बताया जा रहा है किसान फेवरेबल होगा, यूथ के फेवरेबल होगा, महिलाओं के फेवरेबल होगा। मैंने बोला ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वाला बजट होगा। उम्मीदों का बजट एकदम। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी थे, जिनका साफ कहना था कि जो बजट होगा वो उम्मीदों का बजट होगा। बैक टू यू दीपिका। बिल्कुल, उम्मीदों का बजट होगा। उम्मीदें हर वर्ग को हैं, उम्मीदें महिलाओं को हैं, उम्मीदें रोजगार के लिए युवाओं को हैं, उम्मीदें टैक्स स्लैब के लिए हैं। तमाम उम्मीदों पर क्या ये बजट खरा उतरेगा? न्यूज़ इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।